हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग यहाँ अपना जो क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिए और इसके दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ भी ली थी। आपका फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड देन सेकंड हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज नेक्स्ट हम लोग यार क्वालिटी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बोलो क्या नाम है इसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे यार कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले जाना था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वैसे हम लोग जान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो आपसे मैं सिंपल बोलूं यार, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? क्या द टेंपरेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड both are in equilibrium with each other, that temperature is actually your freezing point or melting point at particular pressure। ठीक है ना, किसी फिक्स प्रेशर में क्या होता है कि सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल में क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे देखो, जैसे आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जैसे ये वाटर आप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर है। ठीक है, और इसमें क्या किया आपने? सिंपल कुछ आइस डाल दिया। ठीक है, तो ये आइस है और ये क्या है बोलो? वाटर है। ठीक है, आपको पता है वाटर इसका लिक्विड फॉर्म है और वाटर का ही ये क्या है? सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, आपसे बोलूं मैं, अगर इसको हम लेते हैं अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे क्या फिर सिंपल क्या यहाँ पे हो रहा होगा बोलो कि आइस क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा और पूरा क्या मिलेगा बोलो? आपको वाटर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, मैं थोड़ा टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर रहे हैं। लाइक आपने ले लिया वही 5 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ठीक है, तो 5 पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे आइस क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा, तो यहाँ फिर क्या मिलेगा? केवल वाटर मिलेगा। अब इसका हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो हम 0 पे जब इसको मेंटेन करेंगे तो ये सिस्टम 0 पे क्या रहेगा? दिस सिस्टम विल रिमेन एज इट इज, ice and water both. The system will remain as it is at 0 degree Celsius। हो क्या रहा होगा देखो यहाँ पे कि 0 पे यार आइस, मैं बोलूँ आइस आप ले रहे हैं केवल, if you take this ice only at 0 degree Celsius then it will just begin to melt, and if you take this water then it will just begin to freeze at 0 degree Celsius। तो 0 पे क्या हो रहा है? जब सिस्टम को देखेंगे हम तो यहाँ पे जो आइस और वाटर है ना, दोनों में क्या होगा ना, तो साइज ऑफ दिस आइस will not change and volume of this water will also not change। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे वो कह रहा है कि जितने मॉलिक्यूल्स आइस से वाटर में आ रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स वाटर से आइस में जा रहे होंगे। तो जो दोनों का रेट है ना वो क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर रेट इक्वल तो हम बोलेंगे कि जैसा आपको आइस का साइज दिख रहा है वैसे मेंटेन रहेगा। क्यों? जितना मॉलिक्यूल्स आइस से जा रहा है उतना पार्टिकल आ भी आइस पे, तो आपको दिखेगा जैसा आइस था वैसे ही है। तो साइज ऑफ दिस आइस will not change and volume of this water will also not change। ठीक है, तो हम बोलेंगे यार कि ये एक्चुअली जो इसका फेज है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। हम बोलते हैं ना फेज इक्विलिब्रियम, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड से लिक्विड में जितने जा रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से सॉलिड में आ रहे होंगे, उसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम को मेंटेन जिस टेम्परेचर में होता है उसी टेम्परेचर को बोलते हैं यहाँ पे बोलो क्या? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल देखो यहाँ पे 0 पे आइस वाटर क्या होगा? जस्ट फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और 0 पे आइस क्या करेगा? मेल्ट करना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, इसलिए हम इसको मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बोलो 0 पे क्या यहाँ पे कंडीशन हो रही होगी? देखो यहाँ पे ये है इसका मान लीजिए सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये इसका सॉलिड फॉर्म है। अब मैं इसी का ले रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है इसका? लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो बोलो क्या हो रहा है? जितने पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होंगे, मान लीजिए ये मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 पार्टिकल्स जा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड से सॉलिड में आ रहे होंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का आने जाने का रेट इक्वल है और इसी फेज को बोलते हैं यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। और इस 0 डिग्री सेल्सियस पे पता है आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हम इस फेज को बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम को जब टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में होता है जो इक्विलिब्रियम, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं इसका बोलो क्या? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात सिंपल समझ में आ गई? बोलो सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और इक्विलिब्रियम कैसा? फेज इक्विलिब्रियम। क्या जितना मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में आ रहा होगा उतना ही मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड में जा रहा होगा।
तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एट पर्टिकुलर प्रेशर। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखिए आराम से कुछ समझेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अभी मैं ये बता रहा हूँ और आपको दूसरे टर्म्स में भी बात करेंगे हम। ठीक है, पहले ये बात आप समझ लीजिए, ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं देखो ये तो अभी हम लोग प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, अभी ये सॉल्यूशन नहीं बना है। प्योर सॉल्वेंट है ना, आपको देखो ये वाटर है, उसी का ये सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, आइस है। ठीक है, ये कोई भी सिंपल कोई सॉल्वेंट है उसका सॉलिड फॉर्म है। उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बोलेंगे यहाँ पे क्या इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हम बोल देंगे। ठीक है, अब लेकिन वही बात है, हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे लाना होगा किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना होगा। ठीक है, सॉल्वेंट में, और तब बनाएंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आएंगे इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए अभी आपने जान लिया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। टेम्परेचर एट व्हिच टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन इन सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट पर्टिकुलर प्रेशर, द टेम्परेचर इज एक्चुअली योर फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मैं और एक डेफिनेशन बताऊंगा ठीक है बाद में। अभी आप सिंपल टर्म्स में जानो क्या होता है। अभी ये प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, अब इसमें हम मान लीजिए इसका कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, इसका हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोई इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तब सीन क्या होगा देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इसी वाटर में हमने कुछ मान लीजिए शुगर ऐड कर दिया, थोड़ा शुगर ऐड कर दिया, तो ये बन गया है सॉल्यूशन आपका। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद ये बन गया है सॉल्यूशन, किसका, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है उसका सॉलिड फॉर्म भी यहाँ पे कौन, आइस, ये है आइस आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या सीन होगा। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या हो रहा होगा पता है। अच्छा बताना आराम से, जैसे हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है इसमें, इस सॉल्वेंट में। ठीक है ना, तो पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि कभी भी यार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपका होता है ना, वो हमेशा सॉल्यूशन में ही रहता है, वो सॉल्यूशन से बाहर कभी नहीं जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हो आप, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन से उसका ट्रांसफर नहीं होगा कि नहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने जो ऐड किया है वो ऊपर जा रहा है और आइस के मॉलिक्यूल से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नाम से क्लियर है, उसका कोई ट्रांसफर नहीं होता, वो हमेशा सॉल्यूशन में रहता है। वो चाहे इतना सॉल्यूशन में चाहे उसको आप थोड़ा और कम कर दोगे ना तो क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता ही जाएगा। मतलब क्या है, सॉल्वेंट केवल जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है आपका वो नहीं जाता कभी। ठीक है, वो हमेशा सॉल्यूशन में मेंटेन रहता है, वहां रिमेन रहता है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ आराम से समझना। जैसे हमने इसको बनाया एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, तब क्या हुआ बोलो, जैसे हमने इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अभी क्या था बोलो, ये अभी का क्या सीन था इसका, ये वाटर था, ये क्या था बोलो, आइस था। ठीक है, अब इस वाटर में हमने थोड़ा ऐड कर दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स वाटर में जा रहे हैं, वाटर से जा रहे थे आइस में, क्या वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज कर जाएंगे, बिल्कुल डिक्रीज कर जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वाटर जितने अभी तक जा रहे थे प्योर वाले में, अभी क्या होगा, जो लिक्विड से सॉलिड में जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे थे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सॉलिड से लिक्विड उतने ही आएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे बट यहाँ पर जाएंगे कम। तो अल्टीमेटली 0 पे क्या सीन होगा पता है ना, 0 पे सिस्टम रिमेन, अभी सिस्टम ये जो होगा वो अनचेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में आइस क्या कर जाए पता है, आइस विल मेल्ट हियर। ठीक है, आइस विल मेल्ट at 0 डिग्री सेल्सियस इन दिस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने जैसे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है ना, तो यहाँ पे आइस क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। क्यों, आइस से जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स के पास आ नहीं रहे हैं। तो पता है हमें पास मान लीजिए 5 इसके पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वाटर के आएंगे, तो क्लियर है ना। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप कोई भी ऐड करो, NaCl ऐड करो या सिंपल शुगर ऐड करो, ग्लूकोज ऐड करो, वो तो यहाँ आइस में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आइस में केवल कौन आ रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनका तो नंबर कम हो गया है ना, बट आइस से जाने वाले मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आइस से ज्यादा रहे, आ कम रहे, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जा रहे हैं, मतलब क्या मेल्टिंग हो रही है आइस की। ठीक है ना, तो 0 पे क्या होगा, ये आइस मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम फेज व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट, और ये बन गया सॉल्यूशन। तो अब हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही है, बताओ। अच्छा, कैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करेंगे,
जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है इस सॉल्वेंट पे, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाते हैं, ये तो क्लियर है, वो सॉल्यूट कहीं नहीं जाएगा, वो सॉल्यूशन में ही मेंटेन रहेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स ही आइस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना, बट उनका नंबर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो नंबर ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन कैसा होगा, सिंपल ऐसा पता है, मान लीजिए देखो ये है आपका, आराम से समझना, ठीक है, बहुत ही इजी, कुछ है नहीं इसमें। ये मान लीजिए है इसका सॉलिड फॉर्म, ठीक है, कौन है यहाँ पे, आइस, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉलिड फॉर्म है, और यहाँ पे इसका मान लीजिए अब ये सॉल्यूशन बन गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया है, बट ऑब्वियस बात है जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे वो क्या सॉल्यूशन के जाएंगे सबके, नहीं, वो केवल किसके जाएंगे, बोलो, सॉल्वेंट के, ठीक है। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे ना। मैं जैसे आपसे बोलूं जैसे कि सॉलिड से जो इस फेज में आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कितने बोलो हैं, ये 4 है अगर, ठीक है, और तो सॉल्वेंट से जो आ रहे होंगे इस सॉलिड में पता है वो कम होंगे, जैसे 2 है, ठीक है, 2 है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट से सॉलिड में या लिक्विड से सॉलिड में जाने वाले वो कम हो गए आफ्टर एडिंग दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 पे इक्विलिब्रियम अभी नहीं आ गए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, टेंपरेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों? यार टेंपरेचर कम करने से क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसका टेंडेंसी होता है सॉलिड में कन्वर्ट होने का, ये क्लियर है ना। अरे आप टेंपरेचर बढ़ाओगे सॉलिड क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, आइस मेल्टिंग स्टार्ट होगी ना उसकी। जब हम टेंपरेचर कम करेंगे तो जो लिक्विड है उसका टेंडेंसी होता है सॉलिड में जाने का, तो क्या होगा इससे, जैसे ही हम इसका टेंपरेचर कम किए तो टेंपरेचर कम करने से होगा क्या कि जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स का जो रेट है थोड़ा बढ़ेगा, कहां जाने का, सॉलिड में जाने का, और एक टाइम आएगा जहां पर दोनों में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। एक टाइम आएगा जहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने जा रहे हैं उतने ही सॉलिड या आइस से आपके आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे उसी टाइम में जो टेंपरेचर होगा एक्चुअली उसी टेंपरेचर बोल देंगे इस सॉल्यूशन का, बोलो क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, हम इसको बोल दे रहे हैं क्या, बोलो, टीएफ, फ्रीजिंग टेंपरेचर टीएफ, ठीक है। और प्योर वाले का हम मान लेते हैं कितना, बोलो, टीएफ नॉट था, ठीक है, अरे हम कर चुके हैं ना टीबी और टीबी नॉट, वैसे ही प्योर सॉल्वेंट का हमने फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लिया, बोलो, टीएफ नॉट। इसमें हमने ऐड किया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड से सॉलिड में जा रहे थे वो कम हो जाएंगे, और वो कम हो जाएंगे मतलब क्या, हमको थोड़ा टेंपरेचर कम करना होगा, क्यों, हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हम जब टेंपरेचर कम करेंगे तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स गोइंग इन सॉलिड वन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टेंपरेचर को हम बोल देंगे इस सॉल्यूशन का क्या, बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ये बात क्लियर रखना कि जो सॉल्यूशन बनने के बाद भी जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं सॉलिड में, इक्विलिब्रियम जो मेंटेन कर रहे हैं वो केवल सॉल्वेंट के ही हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कहीं जाते नहीं है, वो सॉल्यूशन में ही रहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई कि अच्छा आपने जान लिया कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इससे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, टीएफ नॉट क्या ज्यादा था, इसमें हमने ऐड किया, हमने और टेंपरेचर लो किया ना, जब टेंपरेचर लो किया है तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाया है, तो हम बोलेंगे एक्चुअली पता है यहाँ पे टीएफ नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, बोलो, टीएफ से। तो यहाँ पे इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, कमी आ गई, डिप्रेशन आ गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, इसको हम निकाल सकते हैं बेटा, क्या, डेल्टा टीएफ, बोलो क्या होता है, ये ज्यादा है ना, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये कैसे आता है, इसका क्या फॉर्मूला होगा उसमें हम आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक सिंपल बेसिक एकदम से कंसेप्ट से बता रहा हूँ कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और कैसे हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया है तो बना है सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उनका रेट कम हो गया है, तो हम टेंपरेचर थोड़ा कम करेंगे। टेंपरेचर कम करने से होगा क्या, इस सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ रहे थे और लिक्विड के कम जा रहे थे, तो अभी क्या होगा, टेंपरेचर कम करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड में जाने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। क्यों, टेंपरेचर कम करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन टेंडेंसी बढ़ती है। इससे क्या होगा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा जाएंगे और एक टाइम आएगा, एक टेंपरेचर आएगा जहां पे दोनों का रेट, आने जाने का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी टेंपरेचर को हम बोल देंगे ये आ गया इस सॉल्यूशन का
फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे TF, तो ये तो कम आया ना, तो TF में क्या हो गई, या सिंपल वर्ड में फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया है, कमी आ गई, डिप्रेशन आ गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फंडा हो गया। ये बात हमने की सिंपल एक बेसिक वे में। अब मैं आपको सिंपल इसको देखो वेपर प्रेशर के टर्म्स में बता देता हूँ, ठीक है। वेपर प्रेशर के टर्म्स में कैसे होता है ये चीजें थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, आराम से समझना। अब देखो यार, वेपर प्रेशर टर्म्स में बोलूं ना तो पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर में सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज जो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है पता है, इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा आपको मिलेगा हर जगह, ठीक है। द टेम्परेचर एट व्हिच, एक्चुअली ज्यादा मोस्ट पॉपुलर, ज्यादा जो पॉपुलर डेफिनेशन यही है इसका, ठीक है। ये वेपर प्रेशर में कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं अभी। बोलो आप क्या इसको बोल सकते हो, द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड and vapor pressure of that liquid both are equal, that temperature is your freezing point, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं बड़े से आपको समझाऊंगा एक ग्राफ बना के, ठीक है, कैसे डिप्रेशन आता है उसको ग्राफ को आराम से समझेगा, ठीक है, इसको हम आराम से समझेंगे ग्राफ को कैसे होता है ये। देखना यहाँ पे इधर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर हम ले रहे हैं हम लोग क्या, टेम्परेचर, ठीक है। इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, और इधर ले रहे हैं वेपर प्रेशर। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है, सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। चलिए इसको समझना आराम से। तो ये कर्व आपको ए बी कर्व जो आपको दिख रहा है ये है एक्चुअली सॉलिड का। जब हमारा सॉलिड फॉर्म में वही लिक्विड था तो उसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा कर्व आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये आप अच्छे से और पढ़ोगे फेज डायग्राम तो आप अच्छे से जान जाओगे, ठीक है ना। फेज डायग्राम में आप देखना ये सॉलिड का होता है और उसी मान लीजिए वाटर की बात करूं मैं अगर, तो वाटर यहाँ पे मतलब सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस, तो आइस का वेरिएशन है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये ऐसा आता है, ठीक है। और देखो यहाँ से ये है इसका लिक्विड फॉर्म का, लिक्विड मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये करो एक्चुअली इस कर्व से आप बहुत इजीली समझ जाओगे कैसे डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, और ये आपको इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, इट मींस वो लिक्विड फॉर्म में ऑब्वियस बात है, तो उसका ये लिक्विड फॉर्म का कर्व है, वेरिएशन है किसके बीच बोलो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। और ये है उसी लिक्विड का बोलो क्या, सॉलिड फॉर्म। जैसे वाटर की बात करूं तो ये है आइस का और ये बोलो किसका है, वेरिएशन उसका वाटर का लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब ये नीचे वाला कर्व बोलो किसका है, सॉल्यूशन का। जब हमने इस सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दिया है तो बन गया है सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन का ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ रखा है ना कि आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। देखो हर टाइम में आप सभी टेम्परेचर में देखो ना तो इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्यों, हमने इसमें ऐड कर दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और बना लिया है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का देखो जो कर्व आता है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, ये ऐसा आता है। इसको मैंने बोला था आपसे ना कि सॉल्यूशन का जो कर्व होता है वो सॉल्वेंट वाले को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखना आराम से यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे कि जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं विद ईच अदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, अभी मैंने बोला इसका दूसरा डेफिनेशन क्या, कि वेयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड and vapor pressure of that pure liquid is equal, that temperature is your क्या बोलो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लिया हमने यहाँ पे इसको, TF नॉट,
ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, इधर क्या है, ये Vp है कि नहीं बता चुके हैं। अच्छा पता है वाटर वाला केस ले लूं अगर मैं, तो ये होता भाई 760 टॉन या 1 एटीएम, ठीक है, ये 1 एटीएम या 760 टॉन में ऑब्वियस बात ये चीजें होती है। और इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा तो क्या मिल जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है ना। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, अभी उस टेंपरेचर को क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से मिल जाएगा। यहाँ पे अगर वाटर की बात करूं, वाटर का है तो क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वाटर की बात करूं, ठीक है, दूसरे भी सॉल्वेंट का भी ऐसा कुछ कर्व आएगा, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, चलो, बट नेचर ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस लिक्विड, ये सॉल्वेंट क्या है यार, प्योर लिक्विड है ना, ठीक है, इस लिक्विड और सॉलिड के बीच दोनों का क्या वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा जिस टेंपरेचर में, उस टेंपरेचर बोलते हैं इसका क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट Tf नॉट आपको मिल गया प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने इसमें ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो देखो वेपर प्रेशर क्या हो गया उसका, कम हो गया, ये बन गया सॉल्यूशन। फिर वही बात, जहां पर इस सॉल्यूशन का और जो इसका सॉल्वेंट है उसका सॉलिड फॉर्म, और इस बात है क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के थोड़े से इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में किससे आएगा बताओ, सॉल्यूशन आएगा इक्विलिब्रियम में उसके प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म से। मैं पहले बात कर चुका हूं, मान लीजिए वाटर में आपने शुगर डाला है, तो वाटर का प्योर जो सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस, तो वाटर और आइस के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तब भी आएगा, ठीक है ना। बट हाँ रेट कम हो जाता है वाटर से आइस में जाने के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं वेपर प्रेशर के टर्म से बात करूं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का Vp क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट जहां पर इस सॉल्यूशन का Vp एंड इस सॉलिड का Vp क्या हो गया, इक्वल, देखो यहाँ पे है कि नहीं, अरे लोअर हो जाएगा ना, देखो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो हम बोले कि जहां पर ये सॉल्यूशन और इस सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, इसी टेंपरेचर को बोल देंगे क्या, बोलो इसका फ्रीजिंग पॉइंट। हमने इसको मान लिया क्या, बोलो Tf, दिस इज Tf एंड दिस इज Tf नॉट। अब देखो आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसके बॉइलिंग इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट अभी ये था प्योर वाले का, हमने इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, देखो इधर आ गया है डिप्रेशन, दैट दिस डिप्रेशन डेल्टा Tf, दिस इज डेल्टा Tf, ये है डेल्टा Tf, बोलो क्या होता है, Tf नॉट माइनस Tf। क्लियर हो गया है, ठीक है, ये बात हो गई सिंपल, ये कर्व से आप बहुत इजीली जान जाओगे। देखो ये है सॉलिड का जहां वेपर प्रेशर इक्वल हो गया लिक्विड वाले के, उसी टेंपरेचर को बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट Tf नॉट। हमने इसमें ऐड किया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बन गया सॉल्यूशन का जहां वेपर प्रेशर इक्वल हो गया सॉलिड वाले के, उस टेंपरेचर को बोल देंगे इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज योर Tf। वो देखो कमी आ गई, देखो डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी इजी। इस कर्व से आप बहुत ही इजीली जान जाओगे कैसे डिप्रेशन आता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट में हम जब ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका Vp क्या होता है, कम हो जाता है, Vp कम हो गया, देखो तो ये लाइन यहाँ पे कट करेगी, जहां पे कट की मतलब क्या है, इसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का और सॉल्यूशन फेज दोनों क्या है, इक्वल है। और जहां पे दोनों का Vp इक्वल हो गया तो हम बोलते हैं क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका ये नया डेफिनेशन जो मोस्ट ज्यादा आपको पॉपुलर है, ठीक है, मिलेगा आपको। अब बोलो क्या, बोलो सिंपल कि द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बोथ आर इक्वल, दैट टेंपरेचर इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो बात हुई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की, ठीक है। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि Tf कैसे आप डिफाइन करोगे, Tf यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलोगे आप, हैं? तो आप बोलो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे द टेंपरेचर एट व्हिच सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या, सॉलिड फॉर्म ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। आपका प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है, जहां पे हमने एग्जांपल लिया आइस का, आइस और शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। तो उस टेंपरेचर को बोलेंगे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप अगर आपसे कोई बोले कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या डिफाइन करोगे, तो बोलोगे टेंपरेचर एट व्हिच सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, उस टेंपरेचर को बोलेंगे क्या, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए इसका से बहुत ही इजीली आप क्लियर हो गया है।
कि ये डिप्रेशन कैसे आता है, TF कैसे होगा, TF नॉट कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, ठीक है ना, फेज डायग्राम। इतना क्लियर हो गया है? अगर इतना आपको आ गया है तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा किसकी, बोलो, डेल्टा TF की, ठीक है। कैसे इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आएगा, ठीक है, और कैसे हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की मैं आपसे बता दूं कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं देन दैट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा आते हैं आपके उसके कंपैरिजन में, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं यार कि डेल्टा TF का फार्मूला कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, और कैसे हम आज डेरिवेशन तो नहीं करेंगे इसका, क्यों, हमने जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन किया था ना डेल्टा TB का, वैसे ही आप सेम कर सकते हो। मैं पूरा आपको नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, वही क्लासियस क्लेब्रॉन ने क्वेश्चन आपको याद होगी, क्लासियस क्लेब्रॉन याद है ना, बोलो क्या था, ln P2 by P1 इक्वल्स डेल्टा H। वहां पर लिक्विड क्या वेपराइज हो रहा था, हमने लिख दी क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल्टिंग, तो हम लेंगे क्या, बोलो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन, ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय R। यहाँ पे क्या 1 by T1 minus 1 by T2। T1 बाय ले लो सिंपल P1 पे, ठीक है। TF नॉट ले लेना इसको, ये है TF, P1 क्या लेना, बोलो, कोई P ले लेना, अब P2 क्या लेना, 1 ATM ले लेना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 लो तो ये हो जाएगा TF नॉट, क्यों, P2 पे T2 क्या है, TF नॉट है, ये TF हो जाएगा, इस पे P ले लेना, तो बोलो क्या यहाँ पे ले लोगे आप, P2 ले लेना आप 1, ठीक है ना। तो P2 1 ले लो, 1 ATM, बोलो क्या था T2, TF नॉट था, ठीक है ना। और P1 हमने कम कर दिया, मान लीजिए P ले लिया, तो उसका TF बोलो कितना हो गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा F ले लेना, ये वैल्यू पुट करना, और जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB का डिराइव किया था फॉर्मूला, वैसे आप इसको कर सकते हो। बताओ अल्टीमेटली क्या मिलेगा भाई, बोलो क्या क्या मिलने वाला है, डेल्टा TF यहाँ मिल जाएगा, वही एक कांस्टेंट आएगा, मोलैरिटी आएगी, डेल्टा TF विल बी KB तो उसमें था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा, ठीक है, KF into स्मॉल m, मोलैरिटी, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। सेम वे में जैसे हमने लास्ट क्लास किया था क्लासियस क्लेब्रॉन इक्वेशन से, उसी इक्वेशन को यूज करते हो आप इसका भी डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो डेल्टा TF इक्वल KF into m। अब बताओ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, डेल्टा TF क्या, बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, TF नॉट माइनस TF, प्योर वाले का माइनस सॉल्यूशन का, क्यों, प्योर वाले का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर कम ही हो जाती है ना, तो ज्यादा से हम माइनस कम करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग M, जान दो शब्द आप जानते हो आप लोग, क्या बोलो, मोलैरिटी है, ठीक है। KF की बात कर लेते हैं, तो आपको KF पता है यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं, वहां पे था वो KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। या इसको वहां बोल रहे थे केपी को दूसरा नाम दे रहे थे क्या, एब्रोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज योर KF, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अब अच्छा इसका यूनिट की बात कर लूं अगर मैं, यूनिट बोलो क्या होगा भाई, सेम क्या, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है, किसका यूनिट है, KF का, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का, ठीक है। अच्छा याद करो KB की वैल्यू सेम वे में आप KF की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो क्या था, याद है ना, सब उसी प्रकार आएगा, जैसे KB आता है वैसे KF आ जाएगा, बोलो क्या, वही R TF नॉट का होल स्क्वायर, आई मीन स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर था आपको क्या, बोलो, M सॉल्वेंट बाय, ये था डेल्टा H, वहां पर था वेपराइजेशन, यहाँ पे क्या है, फ्यूजन, एंड इनटू 1000, ठीक है। ये था आपका KF की वैल्यू, या KF की वैल्यू, R TF नॉट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, TF नॉट क्या है, बोलो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, बोलो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा वही है यहाँ पे सेम बात, मोलर एंथैल्पी एक मोल के लिए, ठीक है, ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं बात करूं वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV के रूप में हमने पढ़ा था, KB क्या होता है,
अब देखो अगर इसको KF को मैं लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, तो क्या बोल सकते बोलो, R TF नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू 1000। ठीक है, चलिए तो ये आ गया KF का फॉर्मूला सिंपल। आपको KF मैक्सिमम क्वेश्चन में सेम बात गिवन रहेगा, बट जब नहीं गिवन है तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये होगी KF की बात हमने कर ली, ग्रेविमेट्रिक कांस्टेंट की। और डेल्टा TF हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, बोलो क्या, KF इनटू m, स्मॉल m आपका मोलैरिटी है। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसके कुछ जो आपने सिंपल एक नॉन वॉटर सॉलिड ऐड किया है, इससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, उसके आई मीन डिप्रेशन आ गया है, तो हम उससे कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो उसका बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जो एक फेमस एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे होते हैं पर उनमें से क्या सबसे जो फेमस है मैं आपसे बोलूँ अगर, तो पता है जैसे आपका माउंटेन एरिया होते हैं, ठीक है, हिली एरियाज में क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो वाटर क्या है, आपका जो मोटर व्हीकल्स होती हैं जिनमें रेफ्रिजरेटर लगा होता है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कूलिंग का काम होता है सिंपल। तो वहाँ अगर आप वाटर एज ए कूलेंट डालोगे, आप कूलेंट आपको डालना है, ऐसा अगर वाटर डालोगे क्या हो जाएगा, जीरो पे क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कूलेंट काम करेगा नहीं वो कूलेंट का, तो आप सिंपल क्या कर रहे हो यहाँ पे कि आप रेफ्रिजरेटर में वाटर में कुछ हम एंटी फ्रीज सब्सटेंस डाल देते हैं एज ए सॉल्यूट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, तो उस टेम्परेचर में फ्रीज नहीं करता है। ठीक है, जैसे आपसे बोलूं यहाँ पे हम लोग जो एक बहुत ही फेमस एंटी फ्रीज है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको हम ऐड करते हैं वाटर में, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको हम वाटर में ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा कितना ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे बोलूं मैं आपसे डेल्टा TF निकालना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बोलना है कि नहीं वहां पे हमको -6 तक, -6 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो कूलिंग करना है रेफ्रिजरेटर में, उसको फ्रीज नहीं करने देना है, वाटर को फ्रीज नहीं करने देना है -6 तक। ठीक है, तो -6 तक अगर नहीं करने देना मतलब आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, -6 हो, तो आगे डेल्टा TF क्या 6 आ गया। ठीक है ना, डेल्टा TF 6 आ गया। तो डेल्टा TF अगर आपको पता है तो आपको पता है फॉर्मूला डेल्टा TF क्या होता है, बोलो, KF इनटू स्मॉल m, तो क्या करोगे आप यहाँ पर 6 पुट कर दो, KF पता होगा आपको, तो मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी क्या मतलब, आपको मोलैरिटी मतलब सिंपल कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, तो उतना ही आप एथिलीन ग्लाइकॉल वाटर में ऐड कर देना। अरे मोलैरिटी निकालने क्या, मोल्स ऑफ सॉलिड मतलब क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, तो आप वहां पे जितना भी आपको टेम्परेचर तक चाहिए कि यहाँ पे ये फ्रीज ना करे तब तक, तो आपको वैसे सॉल्यूशन मिल जाएगा उसी कंसंट्रेशन का, उतना ही एथिलीन ग्लाइकॉल आप उसमें ऐड कर दोगे। तो इसको ये बहुत ही अच्छा ऐसा एंटी फ्रीज काम करते हैं लोग, इसको डालते हैं वाटर में, इससे वो क्या होता है रेफ्रिजरेटर में वो कूलिंग का काम करता रहता है। ठीक है ना, ओके। अच्छा मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल एक और फंडा बताना चाहता हूँ सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फंडा क्या बात कर रहे हैं हम लोग सिंपल, वो फंडा सिंपल ये है, मान लीजिए कोई हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं, ये शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है हमारा, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, जब कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, अच्छा बताओ यहाँ पे शुगर वाटर है, तो क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉल्यूशन क्या फ्रीज करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रीज करेगा। ठीक है, आपने अभी पढ़ लिया ना, 0 पे तो वाटर फ्रीज करेगा प्योर वाला, इस पे आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे तो ये फ्रीज 0 पे नहीं करेगा और कम पे करेगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन को हम सिंपल क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना कूलिंग में क्या होगा, यहाँ पे सीन क्या होगा, आराम समझना, हम इसको कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कंटीन्यूअस कूलिंग कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पे इसको कूल करके स्टॉप कर दिए, किसी, ठीक है, किसी टेम्परेचर T पे इसको कूल करके स्टॉप कर दिए, यहाँ पे इसको रोक दिए। ठीक है, वी मेंटेन द टेम्परेचर T आफ्टर कंटीन्यूअस कूलिंग। तो इस T पर इस सॉल्यूशन का क्या सीन होगा समझ लेते हैं, आराम से समझना। ठीक है, अब देखो हम इसको कूलिंग करेंगे, तो कूलिंग करने से होगा क्या बताओ, अच्छा जब कूलिंग करेंगे तो क्या, अच्छा इक्विलिब्रियम पता है ना सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड वाला प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म, और बोलो उसके बीच में सॉल्वेंट के बीच में होता है, क्यों, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है वो तो इधर नहीं जाने वाला है, वो तो सॉल्यूशन में मेंटेन रहेगा। ठीक है ना, अब देखना जैसे हम कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने से होगा क्या कि वाटर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म यानी आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना,
तो वाटर धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या, आइस का सेपरेशन स्टार्ट होगा कूलिंग करने के बाद, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सेपरेशन ही चलता ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे टी पे रोक देंगे ना, तब क्या होगा, सिर्फ उसके लिए हम लोग इसको समझना आराम से कि वाटर का आइस में कन्वर्जन, आई मीन सेपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बताओ तो वाटर कम हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो कहीं जाने वाला नहीं है, वो वही फिक्स है, और आपका सॉल्वेंट वो कम हो रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो यार सॉल्वेंट तो वाटर है ना, तो आप देखो ऊपर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स वो फिक्स है, वो कहीं नहीं आने वाला है सॉल्यूशन से, ठीक है। केवल जाएगा कौन, सॉल्वेंट, यानी वाटर जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्वेंट नीचे कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब उसकी मोलैलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मोलैलिटी बढ़ेगी तो बताओ तो डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इनटू एम होता है, तो क्या डेल्टा टीएफ इसका इंक्रीज होगा, अरे होगा नहीं होगा। तो डेल्टा टीएफ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, अगर उसका डेल्टा टीएफ मैं लेट्स से बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उसका डेल्टा टीएफ मान लीजिए 9 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या 9 डिग्री सिंपल है, ठीक है, चेंज है ना, तो ये तो केल्विन भी 9 डिग्री आएगा। तो डेल्टा टीएफ अगर 9 डिग्री है, तो इसका मतलब पता क्या है, अगर हम वाटर का 0 होता है और ये चेंज है 9 का, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, -9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। वो 0 क्यों, आपको पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है, बताओ अच्छा, डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये तो 0 होता है वाटर का, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन की बात करो, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, वहां पानी मिला हुआ है, तो पानी का 0 होता है, तो टीएफ निकाल लोगे, जो भी गेन मान लो यहाँ पे 9 दिया है, कितना आ जाएगा, -9, टीएफ कितना आएगा बोलो, -9, ठीक है ना। यहाँ से टीएफ आ जाएगा आपका -9, तो वही बोल रहा हूं मैं, ओवर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यार समझ लेना, डेल्टा टीएफ अगर एक्वस सॉल्यूशन है, जो डेल्टा टीएफ होगा वही माइनस में उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, टीएफ होगा, ठीक है, ये बात। अब चलो यहाँ पे बात करो, मैं बोल रहा हूँ हम इसको कूल कर रहे हैं, कूल करने से क्या होगा कि आइस की सेपरेशन होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी बढ़ेगी, मोलैलिटी बढ़ेगी मतलब उसका डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, यानी उसका कम हो रहा है, बट हम किसी एक टेंपरेचर पे इसको लाके रोक दिए, मान लीजिए लाके रोक दिए, ठीक है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ -5 पे इसको लाके हम इसको सॉल्यूशन को रोक दिए, अब हम टेंपरेचर नहीं कर रहे हैं, तो -5 पे मतलब क्या, इसका चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बोलो, डेल्टा टीएफ कितना आएगा, 5 का आएगा। और डेल्टा टीएफ अगर 5 का आया है, तो इस टाइम जो भी सॉल्यूशन है, देखना एक टाइम आएगा जहां पे इसका कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा कि डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, वाटर जा रहा है आइस में और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जहां पर डेल्टा टीएफ इक्वल बोलो क्या होता है, केएफ इनटू एम, केएफ आपको पता है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ 5 लाना है, तो क्या कंसंट्रेशन मोलैलिटी आ जाएगी ना। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा m आएगा उसी टाइम पर उस सॉल्यूशन में ऐसा कंसंट्रेशन आ जाएगा जहां पर डेल्टा टीएफ कितना हो गया बोलो 5, और डेल्टा टीएफ अगर 5 हो गया मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -5, -5 मतलब जिस टेंपरेचर में हमने सॉल्यूशन को कूलिंग रोका है, ठीक है ना। या याद रखना बात को, किसी भी डायरेक्ट सॉल्यूशन को अगर कंटीन्यूअस कूलिंग करते हो तो किसी टेंपरेचर T तक मान लीजिए आपने उसकी कूलिंग की, मान लो -5 तक कूलिंग की अगर, तो यही -5 उस सॉल्यूशन का, कौन सॉल्यूशन का, इनिशियली जो आपने लिया था वो बिल्कुल नहीं, जो उस टाइम बचेगा -5 के टाइम जो सॉल्यूशन बचा है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -5, या वो टेंपरेचर जिस टेंपरेचर पे आपने इसकी कूलिंग रोकी है। क्यों, -5 में आपने अगर रोका है, इसका मतलब डेल्टा टीएफ आया 5, तो डेल्टा टीएफ 5 आने के लिए मोलैलिटी तो ऊपर आ जाएगी ना, तो हो सकता वहां पे क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बचा है उस सॉल्यूशन में एक टाइम आएगा जहां पे उसकी मोलैलिटी, उसका कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा कि उसका डेल्टा टीएफ कितना आ गया, 5 का आ गया। तो आप बोलोगे कि जो -5 टेंपरेचर आपने रोका है वही उस सॉल्यूशन का उस टाइम जो बचा है उस सॉल्यूशन का क्या है बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये बात बहुत क्लियर रखना, किसी भी डायरेक्ट सॉल्यूशन को हम जब कूल करेंगे और T तक मान लिया हमने इसको कूलिंग की और उसको रोक दिए हैं, तो वही T हो जाता है उस टाइम बचे हुए सॉल्यूशन का क्या बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट। इस बात को आप प्लीज लिखिए जल्दी से, राइट डाउन। if we cool down the solution, very direct solution till temperature T,
then that same T will be the freezing point of the solution left at that time after separation of the solid, after separation of the solid, ठीक है ना। चलिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको, जैसे बोलूं मैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम -50 तक ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वहां पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये फंडा क्लियर हो गया है, ओके। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेंस 2002 में आया हुआ था, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन बोला, आप समझ इसको, बोलो क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन विल बी, ठीक है, कितना होगा बोलो, पूछा है ये। ऑप्शंस आपके दिए हैं 186 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.0512, 0.092 एंड 0.2372, ठीक है। और आपको केवी की वैल्यू की मैंने 0.512, केएफ की वैल्यू की मैंने 1.86, ठीक है। वो आपको निकालना है यार कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, ठीक है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है, ठीक है। और केएफ के भी दोनों दिए हैं यार, बहुत इजी क्वेश्चन आपको यहाँ से देख के साफ समझ में आ रहा होगा क्लियर। क्या केवी दिया तो डेल्टा टीबी लगाना होगा, केएफ दिया डेल्टा टीएफ लगाना होगा। डेल्टा टीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, क्यों, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है एक्वस सॉल्यूशन, मैंने पहले बोला है कोई अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कर दिया डेल्टा टीएफ निकाला है, क्यों, आपको एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है, पानी आपका वहां सॉल्वेंट होगा अगर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है कितना, 0 होता है, ठीक है। बोलो डेल्टा टीएफ कितना है, यहाँ से डेल्टा टीएफ यार आ गया, सिंपल बोलो कितना, 0.186, ये डेल्टा टीएफ आ गया है, ठीक है। डेल्टा टीबी आपको निकालना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये निकालना है, ठीक है। एंड केबी केएफ आपको गिवन है, ठीक है। अब बताओ, अच्छा सिंपल फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, बोलो डेल्टा टीएफ क्या होता है, सिंपल केएफ इनटू मोलैरिटी, और डेल्टा टीबी बोलो क्या होता है, केबी इनटू मोलैरिटी। अब इसको डिवाइड कर दो, मोलैरिटी कुछ पता होता है नहीं, ठीक है, डिवाइड कर दो, बोलो इसको यहाँ पे, तो डेल्टा टीएफ बाय डेल्टा टीबी बोलो क्या जाएगा, केएफ बाय केबी, मोलैरिटी कैंसिल हो गया, केएफ बाय केबी निकालना है आपको यहाँ पे डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा आराम से, यहाँ पे डेल्टा टीबी आ गया आपको बेटा, ये कितना हो गया, डेल्टा टीएफ इनटू केबी, ठीक है, डिवाइडेड बाय केएफ, ये वैल्यू डेल्टा टीबी की आ गई, ठीक है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी दीदी। चलिए इसको सॉल्व करिए, बहुत इजी, देखो कैसे, डेल्टा टीबी ये निकालना है आपको, ठीक है। कितना होगा बोलो, डेल्टा टीएफ कितना है 0.186 इनटू केबी, केबी कहां गया, केबी बोलो कितना है, केबी कहां गया 0.512, केएफ कहां गया 1.86। चलो यार करो, कितना है ये, पॉइंट हो गया 0.1 इनटू 0.512 कितना है 0.0512 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया 0.0512, बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन देखिए एक बार मेंस में आ चुके हैं, ठीक है, एडवांस में भी आ चुके हैं। एडवांस वाले क्वेश्चंस में सिंपल वाटर फैक्टर आई का कांसेप्ट लगाता है, आई हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। ओके एक क्वेश्चन हो गया, और हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे यार, ये जे बेस टर्म में आया हुआ क्वेश्चन है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले, आंसर क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, must you add to get the freezing point of the solution lowered to -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बोला कि कितना एथिलीन ग्लाइकॉल ऑफ 1 kg वाटर में डालोगे जिससे आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो जाए कितना -2.8, ठीक है। हम बात कर रहे थे ना, इसको हम एथिलीन ग्लाइकॉल को यूज करते हैं एज अ एंटी फ्रीज इन वाटर, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, हमको एथिलीन ग्लाइकॉल का वेट निकालना है, कितना ऐड करेंगे 1 kg वाटर में, यानी वाटर का आपको वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, ठीक है, वो भी 1 kg में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको निकालना है। चलिए करते हैं इसको, बोलो फॉर्मूला वही डेल्टा टीएफ, बोलो क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ
इनटू स्मॉल m। अच्छा kf इसका गिवन है यहाँ पे, kf 1.86, ठीक है, kf इसका गिवन है 1.86, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे निकालो यार डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट दिया है सॉल्यूशन का, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो 0 माइनस कर लो, 0 माइनस 2.8, तो आ गया डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ यहाँ पे हो गया आपका 2.8, ठीक है। केएफ गिवन है 1.86। मोलरिटी क्या होती है बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना, अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 आप निकालोगे, अगर मोलर मास निकालो कितना आ गया, ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना है बोलिए 62 आ गया। तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 1 केजी, तो 1 लग गया आपने। बहुत इजी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बोलो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया कितना हो गया ये 2.8 into 62 डिवाइडेड बाय 1.86, ये आ गया W की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ रहा है ये W यहाँ पर 93.33 ग्राम आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये बी ऑप्शन इसका आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत इसमें, आप सिंपल पता है फ्रीजिंग पॉइंट पता है सॉल्यूशन का, तो आपने डेल्टा टीएफ वही होता है माइनस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.8, जिसका डेल्टा टीएफ आ गया। डेल्टा टीएफ आ गया, केएफ गिवन है आपको, मोलरिटी पता है मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट वो गिवन है 1 केजी, और मोल्स निकालना बहुत आसान है, मास बाय मोलर मास निकाल लोगे 62 आएगा, ठीक है। और वेट आपको निकालना है, कितना डालना है, कितना आ गया बोलो 93, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 का था मेंस का, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको करोगे। ऐसे सेम क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था इसमें, ठीक है। इसमें बस चेंज क्या था, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट 4 केजी गिवन था, ठीक है, तो 4 केजी गिवन था और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको 11 का सेम ऐसे क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस भी आ चुके हैं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं एडवांस में क्वांटम फैक्टर आई का फंडा लगता है, वो पढ़ेंगे जब, तो उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए इतना ही, डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ोगे ध्यान से, ठीक है। इसे क्वेश्चंस करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद फिर जेईई में जितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं क्वांटम फैक्टर वाले क्वेश्चंस को छोड़ के उनको करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे भी प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और जितने भी आपके एडवांस क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने हो गए, थैंक यू सो मच।